केयर में रहना है। नमस्कार, मैं सेल्फ सुब्रत सरकार। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है ये बहुचर्चित विषय है। हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल में हम लोगों को सुनने को आ रहा होगा डेंगू फीवर। तो बहुत ज्यादा फैल चुका है आज के दिन में डेंगू फीवर, जबकि इसका सीजन जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक है। नवंबर आधा खत्म हो चुका है, तब भी किंतु डेंगू बहुत ज्यादा फैलते हुए जा रहा है। बहुत सारे सिटी में बहुत लोगों का मौत हो चुका है। तो चलिए आज का ये डेंगू का बारे में कुछ जानकारी, अहम जानकारी जो सबको जानना चाहिए, या सब आप लोग एक दूसरे को स्प्रेड करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेडिकल टॉपिक, डेंगू फीवर। दोस्तों, इस डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है, इसका बचाव क्या है? बहुत सारे जगह में आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि जानकारी ही इसका बचाव है। तो जानकारी तो बहुत जरूरी है डेंगू फीवर से बचने के लिए। क्या करना चाहिए, अगर फीवर डेंगू हो गया तो भी क्या करना चाहिए, ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज आज डिटेल्स बताऊंगा। तो दो चार फोटो क्लिप मैं जो दिखा रहा हूं, ये टीवी चैनल से आप लोग हमेशा सुन रहे होंगे। जैसे देखिए, बंगाली चैनल में भी दिखा रहे हैं कि हर जगह में डेंगू फैला हुआ है। कलकत्ता में, दिल्ली में भी बहुत सारे हिंदी चैनल में आपको दिखा रहा है। हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डेंगू एक वायरल फीवर है, वायरस जनित रोग है। तो ये एक मच्छर से फैलता है। आप लोग सब जानते हैं कि ये मच्छर के द्वारा इसको स्प्रेड होता है। इस मच्छर का जो नाम है एडिस एगिप्टी, जो फीमेल मस्कीटो होता है। फोटो में आपको दिखा रहा हूं, जैसे इस टाइप का मच्छर होता है, जो उसका बीच बीच में जो व्हाइट कलर का रिंग आपको देखने को मिलता है, जैसा फोटो में आप देख रहे हैं। तो ये मच्छर के बारे में भी बताएंगे, और डेंगू हमारा शरीर में जाने के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट करता है, कैसे प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज आज डिटेल बताएंगे। और आखिर में डॉक्टर साहब से, मेरा स्टूडियो में डॉक्टर साहब को बुलाया है, तो डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि डेंगू का बचाव के लिए हमें और क्या करना चाहिए। इसको सुझाव डॉक्टर साहब की तरफ हम सब के लिए, जनता के लिए, हमारा सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, डेंगू में जो सिम्टम, जो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये डेंगू हुआ है। देखिए, डेंगू का सिम्टम जो है फीवर, हाई फीवर होता है। उसमें आंखों का नीचे या अंदर का साइड में बहुत पेन होता है, मसल पेन, पूरा शरीर में बदन दर्द, ज्वाइंट पेन, बोन पेन, साथ में हेडेक, सिर दर्द, नेसिया, वोमिटिंग, जो उल्टी होने का चांसेस या उल्टी होता है, और स्किन में रैशेस होता है। अब दूसरे एक फोटो में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि हल्का फुल्का डेंगू होके कोई एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब किसी का सीवियर हो जाता है तो उसमें चेंजेस क्या होता है, और सीवियर होने के बाद क्या करना चाहिए। जरूर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसको प्लेटलेट रिसीव करना चाहिए, कवर अप देना चाहिए, और उसका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, फटल होने का चांस है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान रखना है। तो डेंगू में जो प्रॉब्लम्स हम लोग को दिखने को मिलता है, जो सिम्टम्स है, उसको फोटो के साथ थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, एक एक पिक्चर के साथ। देखिए, सबसे पहले जो दिख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है, और साथ में हेडेक होता है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आंखों का अंदर का, ये भी कोई एक टीवी चैनल का कुछ क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आंखों का अंदर बहुत सारे दर्द होता है। ज्वाइंट पेन, मसल पेन के साथ ज्वाइंट पेन होता है। देखिए, स्किन में रैशेस आपको देखने को मिलता है, रेडनेस या रैशेस, स्पॉट देखने को मिलता है। ये नेजल म्यूकोसा से या आपको थ्रोट से ब्लीडिंग हो सकता है, और प्लेटलेट का कमी होता है, जिस वजह से ये सारे प्रॉब्लम आपको आता है। एक चीज और हम लोगों को जानने का जरूरत है दोस्त, अभी भी कोविड-19 जो है खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोग डेंगू फीवर को कोविड-19 के साथ मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। डेंगू फीवर में
किस टाइप का प्रॉब्लम होता है, सिम्टम्स, और कोविड-19 में किस टाइप का होता है, थोड़ा सा अगर आप लोग जानकारी हो जाए तो उसको डिफेंस करने में आपको आसान रहेगा, मिक्स नहीं कर पाओगे। देखिए, डेंगू फीवर में दोनों हालांकि वायरल डिजीज है, तो डेंगू फीवर में 7 से 10 दिन तक ये फीवर चलता है और उसके बाद अगर सीवियर नहीं हुआ, माइल्ड है, तो धीरे धीरे कवर अप हो जाता है। शरीर में रैशेस दिखता है, लाल लाल स्पॉट दिखता है, ब्लूइशिंग फेस, हेडेक, बॉडी पेन या एक जिसको बोलता है, ये बहुत सारे होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का इच्छा नहीं करता है, भूख नहीं लगता है। नेसिया, वोमिटिंग, जो उल्टी होने का इच्छा होता है या उल्टी करते हैं। स्टोमक एक, पेट में दर्द होता है, और डायरिया का चांस बने रहते हैं। कोविड-19 में लो टू हाई फीवर, बहुत ज्यादा फीवर नहीं रहता है, पेन होता है शरीर में, इसमें भी सोर थ्रोट, गले में जो इन्फेक्शन आपको क्लियर पता चलेगा। ड्राई कफ, कफ सूख जाएगा, नोज बेहतर रहेगा, रनिंग नोज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी सांस लेना, लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कोविड-19 में। इसमें निमोनिया होने का चांस बना रहता है, और वोमिटिंग, उल्टी होने का, उल्टी होता है, डायरिया भी इसमें होता है, बट कोई शरीर में, स्किन में कोई स्पॉट इसमें नहीं होगा कोविड-19 में। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको फोटो के साथ मैंने जानकारी दिया। ये मच्छर अगर कोई इन्फेक्टेड, डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, काटा, उनसे ब्लड लिया, तो वो डेंगू उनका शरीर में आ गया मच्छर का, मच्छर फिर जिसको भी काटेंगे सबको ये डेंगू स्प्रेड करेगा। तो हमें ये मच्छर अगर ना हो, अगर मच्छर ही पैदा ना हो या मच्छर आपका आसपास ना हो, तो आपको डेंगू स्प्रेड होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रिकॉशन का सबसे एक चीज तो है मच्छर को ना होने देना, बढ़ने नहीं देना, मतलब प्रोडक्शन मच्छर को बंद करना। तो इसके बारे में बताएंगे। मच्छर का जो लाइफ साइकिल होता है, मच्छर पैदा कैसे होता है। ये मच्छर देखिए, जहां स्टैग वाटर होता है, जैसे नाली ब्लॉक हो गया, कूलर में बहुत दिन से पानी पड़ा रह गया, या कहीं छाद में मटका में पानी, खुला मटका में पानी पड़ा रह गया, कोई टायर का टुकड़ा है उसमें पानी जम गया, तो ऐसा चीज को ध्यान रखना। नारियल का आधा हिस्सा कहीं काट के पड़ा हो तो उसमें पानी है तो पानी जम गया, इस टाइप का चीज को अवॉइड करना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पानी, जमा हुआ पानी हो, तो उसमें मच्छर अंडा देता है और उसमें से बहुत सारे मच्छर पैदा होता है। ये मच्छर का जो लाइफ स्पैन है, हालांकि मेल मच्छर जो होता है वो 10-12 दिन में एक्सपायर हो जाता है, पर फीमेल मच्छर ये 42 से लेके 56 डेज तक जिंदा रहता है, और ये फीमेल मच्छर ही ज्यादा स्प्रेड करता है इसी बीमारी को। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखने वाला है। अब शरीर में डेंगू जब फैलता है, जब डेंगू वायरस हमारा शरीर में पहुंच जाता है मच्छर के द्वारा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट क्या चीज है, हमारा शरीर में जो खून है, ब्लड है, ये 3 प्रकार का सेल से बना हुआ है। एक नंबर है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका जिसको बोलता है। इसका एक्चुअल काम होता है शरीर में ऑक्सीजन को या फूड पार्टिकल्स को हार्ट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लाके लंग्स में छोड़ना, प्यूरिफाइड करने के लिए। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में रहते हैं, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन, कोई वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन शरीर में पहुंचता है तो उसके साथ फाइट करके वो इन्फेक्शन को रोकथाम करता है, बीमारी को। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है डब्ल्यूबीसी। तीसरा सेल जो है प्लेटलेट, ये बहुत छोटा होता है। इसका साइज अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो 2 से 3 माइक्रोन का होता है, बहुत छोटा साइज होता है। माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखते हैं तो उसका साइज से, बाकी हर एक सेल से इसका सबसे छोटा साइज होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज जब हम काउंट करते हैं हेल्दी पर्सन के लिए, ये 1.5 लाख से 4.5 लाख पर सीएमएम, जो क्यूबिक मिलीमीटर, इसको यूनिट से नापा जाता है। तो आप लोग जब कभी टेस्ट करेंगे तो इसको नॉर्मल रेंज जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। इससे जितना कम होता जाएगा उतना रिस्क आपको बढ़ता जाएगा डेंगू फीवर में। तो डेंगू में प्लेटलेट के ऊपर क्यों इफेक्ट पड़ता है,
तो दोस्तों जब डेंगू वायरस हमारा शरीर में आता है तो सबसे पहले वो प्लेटलेट सेल को डैमेज करता है, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जो है बोन मैरो के ऊपर ये डेंगू वायरस इफेक्ट करता है, और बोन मैरो से ही हमारा ब्लड का जो सेल होता है, तीनों प्रकार का सेल वहां से मैन्युफैक्चर होता है, वहां से बनता है, तो ये सप्रेस हो जाता है, बनना फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, मतलब कम बनता है। तीसरा चीज जो है ये डेंगू वायरस हमारा ब्लड वेसल का इनर साइड का जो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियल सेल है, उसको डैमेज करता है, और जैसे ही उसको डैमेज करता है तो प्लेटलेट वहां भाग के आता है उसको रिपेयरिंग के लिए। प्लेटलेट का एक्चुअल काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। किसी भी शरीर में किसी भी हिस्से में अगर कट्स हो गया या इंटरनल कहीं डैमेज हो गया, कोई ब्लीडिंग हो रहा है, उसको तुरंत रोकना। इसके अंदर जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होके एक नेट टाइप का बना देते हैं, वहां सेल अटक के वहां एक जाली बन के उसमें पूरा चीज को रोक देता है, और एक दूसरा इनके अंदर एडहेसिव कैरेक्टर होता है प्लेटलेट्स में, वो एक दूसरे से चिपक जाता है, एक ऐसा फॉर्मेशन बनता है ताकि ब्लीडिंग को रोक देता है। ये इसका एक्चुअल मेन काम है। तो ये बहुत सारे प्लेटलेट को जरूरत पड़ता है। जब यहाँ डेंगू अटैक होने के बाद सबसे पहले प्लेटलेट डैमेज होता है, दूसरा बोन मैरो सप्रेस होता है, बढ़ने में कम हो जाता है, तीसरे एंडोथेलियल सेल डैमेज होने के बाद जैसे प्लेटलेट ज्यादा यूटिलिटी में आता है, तो नेचुरली टोटल प्लेटलेट्स कम हो जाता है हमारा शरीर में। और ये कम होते होते अगर 1 लाख से नीचे 50 से नीचे 30 से नीचे 25,000 तक जब पहुंच जाता है तब ये सीवियर माना जाता है। तब उनको बाहर से भी प्लेटलेट कवर अप देना पड़ता है, उसको डोनेशन करना पड़ता है, मतलब वो पेशेंट को रिसीव कराना पड़ता है प्लेटलेट। ये इसका ट्रीटमेंट का एक बड़ा पार्ट है। तो ये हिंदी में कुछ लिख के भी आपको क्लिप के साथ दिखा रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका शरीर में प्लेटलेट की कमी के वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पाइप तो हमेशा फटता रहता है, मतलब शरीर में इंटरनल इंजरी छोटा मोटा होता रहता है और रिपेयरिंग भी चलता रहता है। प्लेटलेट हमारा शरीर में सफिशिएंट होने से ये कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। पर जब प्लेटलेट कम होता है, लेकिन जब वो नहीं शरीर में होता है, ये कम होता है, तो शरीर में हेवी ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनली हो सकता है। तो ये सारे चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा और एक दूसरे को इस चीज समझाना पड़ेगा। अब इसका जो बीमारी का, ये डेंगू बीमारी का जो सीजन हम जानते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक है। अक्टूबर नवंबर तो अभी भी चल रहा है और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। ये जो मच्छर है ये अमूमन सुबह का अर्ली मॉर्निंग 2 घंटा करीब, और शाम को सूरज ढलने से 1-1.5 घंटा पहले ये ज्यादा काटता है, मतलब सुबह और शाम को। और ये डायरेक्ट सनलाइट में मच्छर ज्यादा रुकता नहीं है। ये इंडोर में जहां आर्टिफिशियल लाइट होता है वहां ज्यादा घूमता रहता है। इससे बचाव के लिए एक तो जो लोग इन्फेक्टेड हो चुका है उनको मच्छरदानी के अंदर रखना, एकदम रेस्ट में रखना, ताकि दूसरा ये मच्छर इसको काट के इस बीमारी को लेके जाना पाए। एक तो फर्स्ट प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन, अगर कोई मच्छर इन्फेक्टेड है तो वो हमें ना काट पाए, उसके लिए हमें उसका सजग रहना पड़ेगा। और तीसरा, मच्छर पैदा होने के लिए मैं जो सारी चीज बताया जहां मच्छर पैदा होता है उस चीज को बंद करना, कि कहीं रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी ना रहे, ड्रेन क्लियर रहे, ये सारे चीज को ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा, ये बीमारी नहीं होगा या स्प्रेड होने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें मर रहे हैं, आप लोग समाचार में सुन रहे होंगे। और इसमें जो घरेलू उपचार है जो हम लोग लगभग जानते हैं, जैसे पपीता, अनार, पपीता का पत्ता का जूस, गिलोई, उसके बाद जो हरी सब्जी है, चुकंदर है, ये सारी चीज इसको लेना चाहिए। साथ में जो विटामिन B12, विटामिन C एंड विटामिन K जिस खाने में हमें मिलता है, ये सारे खाना हमें ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। तो ये तो मेरे तरफ से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ, जो भी मैं जानता था आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूट किया। और जैसा ही आपको लगेगा कि ये डेंगू फीवर है तो उसको टेस्ट भी है, डेंगू का एलाइजा टेस्ट भी है, रैपिड टेस्ट भी है, उसमें टेस्ट करके देखिए। जैसा ही पता चलता है तो उसको प्लेटलेट को पीरियोडिकली आपको टेस्ट करके उसको काउंट को देखना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा नजर देना होता है। और आखिर में मैं बताऊंगा, मैं जाने माने डॉक्टर साहब
को मैं आज बुलाया हूं, इस वजह से थोड़ा डिस्कस करने के लिए डॉक्टर साहब का तरफ से कुछ साला कुछ मैसेज अवेयरनेस आप लोगों को या सोसाइटी को मैं देना चाहता हूं। तो चलिए अभी आगे डॉक्टर साहब से बात। तो जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि मैं एक माना जाना डॉक्टर साहब, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल साहब, इनका नाम है डॉक्टर प्रमुख भट्टाचार्य। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद सर अभी रामकृष्ण इंस्टीट्यूट जो दुर्गापुर में है वहां का एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं। तो सर आर्मी से कर्नल रैंक से रिटायर्ड है, बहुत लंबा सर्विस किया आर्मी में। आर्मी में सर्विस के दौरान इनको मौका मिला था यूएन मिशन के तहत विदेश में भी सर्विस देने का। तो मैं साहब को इसीलिए बोला कि डेंगू का बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर मुझे या मेरा दर्शकों को या पब्लिक को अगर थोड़ा सा मिल जाए तो हम सब धन्य हो जाएंगे। तो साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबका तरफ से। तो सर ये जो डेंगू फीवर आजकल इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है दिल्ली में, कलकत्ता में, हर एक सिटी में बहुत सारे मौत हो रहा है इसके वजह से। तो सर थोड़ा सा अगर डेंगू के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन कि डेंगू होता क्या है और ये हमारा बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है सर। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं सरकार साहब को भी और दर्शकों को भी। डेंगू या डेंगी एक वायरस है, आप लोग सभी जानते हैं, जिसके 4 प्रकार होते हैं, डेंगी 1, 2, डेंगी 4। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जिनको डेंगी फीवर होता है वो इतना सीरियस होता नहीं है, और उसके बाद जब 1, 2 साल 3 साल के बाद वही आदमी को दूसरे टाइप के वायरस अटैक करते हैं, डेंगी वायरस, तब वो सीरियस होने का चांसेस रहता है। और ये जो वायरस है ये आदमी से आदमी को फैलता नहीं है, ये फैलता है मच्छर काटने से। एक स्पीसीज के मच्छर है जिसको बोलता है ईडिस इजिप्टाई, जो कि आप जानते हैं कि दूसरे बीमारियों को भी फैलाता है, जैसे चिकनगुनिया है, वेस्ट नाइल फीवर है, ये सब बीमारी ये फैलाता है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है बुखार, तेज बुखार आता है और बदन में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आंख के पीछे स्पेशली एक दर्द होता है जिसको बोलता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन क्या है, मच्छर काटने के 3 से 7 दिन के बाद ये बीमारी स्टार्ट होता है, बुखार स्टार्ट होता है, और 1 या 2 हफ्ते में नॉर्मली ये ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा ये तकलीफ करता नहीं है, लेकिन बुखार के टाइम स्किन में थोड़ा रैश हो सकता है लाल कलर की। ओके, उसके बाद क्या होता है, ठीक होने के बाद तो ठीक है, लेकिन कुछ परसेंटेज, कम परसेंटेज के पेशेंट्स में इसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है। कॉम्प्लिकेशंस मतलब जैसे कैपिलरी लीक, जो खून में जो पानी होता है वो पानी बाहर आ जाता है, जो वैस्कुलर चैनल है उससे बाहर आ जाता है, तो छाती में पानी भर सकता है, पेट के अंदर जो एसाइटिस बोलते हैं वो हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, जिसको बोलता है डेंगी शॉक सिंड्रोम। और दूसरा चीज है, प्लेटलेट को अफेक्ट करता है, जैसे हमारे साहब ने बोले हैं कि प्लेटलेट कम हो जाता है। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे वो प्लेटलेट कम होने के बाद जो ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसे खून का मतलब खून बाहर आना, वो सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। दांत की साइड से आ सकता है, जीआईटी में पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। तो वो अगर होता है तो वो बहुत सीरियस चीज है, लेकिन वो होता है बहुत कम परसेंटेज केस में, जिसको सीवियर होता है। सीवियर डेंगी हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, डीएसएस। तो सर इसका हमें बहुत सारे लोगों के इसमें पैनिक हो जाता है कि डेंगू हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो सर इसके क्या टेस्ट है और पीरियडिकली क्या हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और क्या रेस्ट में रहना है, क्या थोड़ा सा प्लीज बताइए। देखिए, ये सीजन चेंज के टाइम में तो बहुत सारे वायरस अफेक्ट करता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो अफेक्ट करता है, उसमें खांसी जुकाम ये सब ज्यादा होता है। डेंगू में ये सब होता नहीं है। तो बॉडी एक के साथ अगर बुखार खूब आता है तो डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट भी कराना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में रैपिड टेस्ट आजकल खूब चल रहा है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। उसमें एंटीजन भी देखते हैं, एंटीबॉडी भी देखते हैं। एंटीजन होता है NS1, आजकल न्यूज़पेपर में भी आता है NS1 एंटीजन, और IgM एंटीबॉडी एक ही स्ट्रिप में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो वो अगर पॉजिटिव आता है तो ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को डेंगी है, और
उसके भी अच्छा टेस्ट है, उसको बोलते हैं आईजीएम एलाइजा। एलाइजा टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, आईजीएम एलाइजा। तो एक बार ये कन्फर्म हो जाता है तो जनरली हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत होता नहीं है। पेशेंट घर में रह के जैसे पैरासीटामोल वगैरह कम डोज में ले सकते हैं बुखार और बॉडी एक के लिए। और दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा पानी और इस टाइप के जो नारियल वाला पानी है वो सब आप ले सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम केस में ऐसे 1 से मैक्सिमम 2 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाए कवर कर। लेकिन सर जिसका पॉजिटिव होता है उसका क्या पीरियडिकली प्लेटलेट्स को टेस्ट कराते रहना चाहिए? प्लेटलेट डेफिनेटली टेस्ट कराते रहना चाहिए, स्पेशली अगर थोड़ा बहुत जैसे टूथब्रश के टाइम थोड़ा बहुत रेडिश कलर का वो आ रहा है, कुला कर रहा है, रेडिश कलर रहा है, इसका मतलब आपके गाम में ब्लीडिंग गाम में ब्लीडिंग हो रहा है। वो पहला जनरली पहला साइन होता है कि जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ रहा है। तो मतलब सर हॉस्पिटल में पैनिक होके एडमिशन होना बहुत जरूरी नहीं है ना, थोड़ा सा बस केयर रहना, रेस्ट में रहना है, कहीं चोट ना लगे। हाँ, केयर में रहना है और रेस्ट में रहना है। और जो अर्ली साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस, उसके तरफ ध्यान आपको रखना है। जैसे बच्चा भी है तो एक व्हाइट कपड़ा लेके या रुई लेके उसके दांत के साइड में अगर टच कराएंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे, अगर इनिशियल साइन होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर के लिक्विड आ सकता है। वो अर्ली साइन है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो इस स्टेज तक जाना नहीं है, मतलब जब अगर बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, रैश ज्यादा बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल में एडमिट जनरली करना चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा डरना नहीं, ज्यादा पैनिक नहीं होना। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने हम लोग को सलाह दिया कि एक बार डॉक्टर का सजेशन जरूर लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। उन्होंने जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखेंगे, एक बार जरूर इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर नेगेटिव है वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव है तो जैसे डॉक्टर साहब सलाह देगा कि पीरियडिकली उनको प्लेटलेट्स को एक दिन छोड़ के या रेगुलर काउंट करना चाहिए, तो काउंट करके देखिए उसको क्या रेंज के से कितना नीचे आ रहा है, और डॉक्टर साहब से कंसल्ट में रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। साथ साथ में मेरा डॉक्टर साहब थैंक यू, इतना थैंक यू दूर से मेरे पास आया। मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया था कि डेंगू फीवर बहुत चल रहा है, तो सबको जानकारी देना थोड़ा जरूरी था। तो सर बिजी शेड्यूल के अंदर भी इतना अच्छा टाइम निकाल के दुर्गापुर से यहाँ आया था मेरे पास। तो मैं सर को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों की तरफ से भी, मेरे तरफ से भी। सर थैंक यू, थैंक यू। दर्शक मैं समझता हूँ आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझ गए होंगे और इसको सबके साथ स्प्रेड जरूर करिए। और आज इसी एपिसोड को यही खत्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।